हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से होकर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेल के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक सेल है। ठीक है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस और सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या फिर बाहर आने जाने देता है। ठीक है, अब अगर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइलेमिलर टाइप की होती है, जिसमें आउटर और इनर लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है और इन दोनों लेयर के बीच में लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, अब ये लगे कैसे होते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी भी नॉर्मल लिपिड नहीं मिलता है, हमेशा फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका हेड पार्ट है और ये होता है टेल पार्ट। ठीक है, इसके हेड पार्ट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये फैटी एसिड लेग या फिर टेल है। ठीक है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होती है जिसमें बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है। इसका फॉस्फेट वाला जो पार्ट है, मतलब कि जो हेड पार्ट है, वे हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब ये वाटर लविंग होता है। इसे पोलर एंड भी कहा जाता है। और जो फैटी एसिड वाला चैन है, मतलब कि इसका जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब होता है डर, यानी कि ये वाटर से दूर भागता है। इसे नॉन पोलर एंड भी कहा जाता है। तो ये इसका फॉस्फेट ग्रुप हुआ जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और ये इसका टेल पार्ट फैटी एसिड वाला पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से दूर भागता है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो ग्लिसरॉल से अटैच रहता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट साथ में एक ही मॉलिक्यूल में हो, इसको एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो सेल के बाहर बहुत सी इंटरस्टेटियल फ्लूइड होता है, मतलब बाहर वाटर है। तो मान लो ये है एक सेल। ठीक है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टेटियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसके बाहर में वाटर भरा है। अब अगर फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट देखोगे, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैसे अरेंज होते हैं, तो जो फैटी एसिड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि वो वाटर से दूर भागता है। अब सेल के बाहर वाटर भरा है तो क्या होगा, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब कि जो हेड वाला पार्ट है, वो बाहर की ओर अरेंज हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका जो फैटी एसिड पार्ट है, मतलब कि जो टेल पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, वो नीचे अरेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे ये बाहर की वाटर से प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सेल के अंदर देखोगे तो मान लो ये है न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसमें भी वाटर होता है। साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में भी 99% वाटर है। ठीक है, बट फैटी एसिड तो वाटर से दूर भागता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आकर लग जाती है, जिसमें इसका जो हेड पार्ट है वो इस प्रकार से फिर से बाहर आ जाएगा और इसका जो टेल पार्ट है वो इस प्रकार से अंदर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये सेल के बाहर वाले वाटर से भी प्रोटेक्ट हो जाता है और अंदर वाले वाटर से भी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि लिपिड को वाटर का सामना ना करना पड़े। तो ऑल सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड के डबल मेम्ब्रेन से कवर रहती है। तो इस प्रकार से ये कवर होगी, जिसमें इसका हेड पार्ट बाहर रहेगा और जो टेल वाला पार्ट है वो अंदर अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसके बाहर की ओर आउटर और इनर लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, और इसकी जो बीच वाली लेयर है वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसी प्रकार से अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट जो ग्रुप है, मतलब जो हेड वाला पार्ट है, वो बाहर की ओर अरेंज है, और अंदर इसकी टेल वाल मतलब कि फैटी एसिड वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं सेल ट्रांसपोर्ट को। सेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो सेल ट्रांसपोर्ट में बाहर के पदार्थ जो है वो सेल के अंदर, और अंदर के पदार्थ सेल से बाहर आते जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल के आउटर और इनर मीडियम के बीच में हमेशा वाटर और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो पदार्थों का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो परमिएबिलिटी के बेस पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकेंड होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, और थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है ईजिली, तो वो उस सब्सटेंस के लिए मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होगा। ठीक है, तो ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए परमिएबल होती है उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है तो मेम्ब्रेन उसके लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों नहीं निकल पाते उसको इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो नहीं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई बहुत तेज़ी से क्रॉस कर लेते हैं, तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ सब्सटेंस को पास होने देता है और कुछ को ये अलाउ नहीं करता है, मतलब कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर या फिर बाहर आने जाने देता है। ठीक है, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से होकर कुछ आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट हम देखेंगे ऑस्मोसिस को, जिसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस को। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ये 2 टाइप के होते हैं, एक है फैगोसाइटोसिस और सेकंड है फैगोट्रॉफी, और फिफ्थ है एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस को। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मतलब कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से होकर लो कॉन्सेंट्रेशन वाले मीडियम से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले मीडियम की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। उसके बाद है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप एक ग्लास पानी ले लिए, ठीक है, और उसमें नमक या फिर शक्कर दोनों में से कोई भी आप उसमें डाल दिए, ठीक है, और उसे अच्छी तरीके से घोल दिए। तो अब जो आपके पास वाटर होगा वो सिंपल वाटर नहीं होगा, अब इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी कि ये एक मिक्सचर है 2 कंपोनेंट का। ये मिक्सचर है पानी
और शक्कर या फिर नमक का, ठीक है, इसी मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? तो जब आपने वाटर में शक्कर या फिर नमक मिलाया तो वो डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व क्या होगा? शक्कर या फिर नमक। तो जो चीज़ डिजॉल्व हो रही है, घुल रही है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ में वो जाकर डिजॉल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। तो यहाँ पे क्या घुल रहा है? नमक या फिर शक्कर। तो नमक या फिर शक्कर जो है वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और जिस चीज़ में वो जाकर डिजॉल्व हुआ, मतलब कि वाटर में वो डिजॉल्व हुआ, तो वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही हो या फिर सॉल्यूट हमेशा शुगर ही हो या सॉल्ट हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो घुल रही है, डिजॉल्व हो रही है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। और जिस चीज़ में वो घुल रही है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, और आइसो का मतलब होता है बीच का, यानी कि हाइपर और हाइपोटोनिक के बीच में एक स्टेट आती है जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है? तो सॉल्यूट इसमें ज़्यादा होता है, सॉल्यूट इसमें ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, वाटर कम है, ठीक है। फिर हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कम है। और आइसो में क्या होता है? दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस में होता क्या है ये देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो एक दो गिलास ले लो, ठीक है, और उसमें दोनों में वाटर डाल दो। अब उसके बाद में एक गिलास में शक्कर डाल दिया। अब इसके बाद दोनों ही गिलास में डाल दिए किशमिश, ठीक है। मतलब कि दो गिलास लिए, दोनों में पानी लिए और एक गिलास के पानी में हमने शक्कर घोल दिए, ठीक है। अब दोनों गिलास के पानी में हमने किशमिश को डाल दिया, उसके बाद उसको थोड़ी देर रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जिसमें सिंपल वाटर था वो वाला किशमिश जो है वो फूल जाता है, और और वो वाला पानी जिसमें हमने शक्कर भी डाली थी उसकी जो किशमिश है वो पिचक गई, श्रिंक हो गई। ऐसा होता है ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो ये वाली जो किशमिश है वो फूल गई है। यहाँ पे क्या होता है? जो किशमिश थी उसके बाहर जो पानी था उसमें सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा था, मतलब कि बाहर वाटर ज़्यादा था। तो पानी ज़्यादा है तो क्या कहा जाएगा? वो जहाँ पे पानी कम होगा, ठीक है, इसलिए वो किशमिश में जाकर भर जाता है और जो किशमिश है वो फूल जाती है। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ? दूसरे कंडीशन में हमने पानी में शक्कर घोल के रखी थी, जो किशमिश है वो पिचक गई, ठीक है। क्यों पिचक गई? क्योंकि किशमिश के बाहर जो पानी था उसमें सॉल्यूट ज़्यादा था, सॉल्वेंट कम था, वाटर कम था, ठीक है। वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। बाहर पानी कम है यानी कि किशमिश के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा से वो बाहर चला गया, इसलिए हमारी जो किशमिश है वो पिचक गई, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होती है? जब सेल के बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो सॉल्वेंट चला जाता है सेल के अंदर जिससे वो फूल जाती है, ठीक है। और हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के बाहर सॉल्वेंट कम होता है, इसलिए सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल आती है जिससे सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन बताई थी जिसमें सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट था वो बराबर रहती है, ठीक है। इसमें भी किशमिश डला हुआ है लेकिन किशमिश ना तो फूली है और ना ही श्रिंक हुई है, क्योंकि इसके अराउंड जो वाटर है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत सॉल्वेंट किशमिश के अंदर है, ठीक है। मान लो किशमिश के अंदर सॉल्वेंट है 1 ग्राम, ठीक है,
और उसके अराउंड जो सॉल्वेंट है वो है 2 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा पानी हो सकता है अंदर चला जाए, या इसका उल्टा कर लो, किशमिश में सॉल्वेंट 1 ग्राम, किशमिश में सॉल्वेंट ले लो 2 ग्राम और बाहर अराउंड में ले लो 1 ग्राम। ठीक है, यानी थोड़ा सा वाटर बाहर भी जा सकता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अंदर बाहर हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, जब सेल के अंदर और बाहर का कंडीशन बराबरी की होती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, थोड़ा सा पानी बाहर चला गया, थोड़ा सा बाहर अंदर आ गया। ठीक है, तो और ये ना फूली और ना ही पिचकी, एक प्रॉपर शेप इन्होंने ले लिया, इसे आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या है। तो एंडो का मतलब होता है, एंडो मतलब क्या होता है, जब सेल के अंदर पानी चला जाए उसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। तो ये वाला हमारी किशमिश फूल गई थी, ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, जब पानी बाहर चला जाए। तो ये हाइपरटोनिक वाला जो एग्जाम्पल है जहाँ पे किशमिश पिचक गई थी, तो वो है हमारा एक्सोऑस्मोसिस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो आउटर एरिया से इन सेल एंटर करता है, जिससे सेल जो है वो स्वेल हो जाती है। और एक्सोऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल के अंदर से आउटर एरिया में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिससे सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है,